हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम आ गए हैं डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो आज के पीआईबी एनालिसिस में हमने दो टॉपिक्स जो कवर करने हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन गियर बॉक्स। GS2 का टॉपिक है, गवर्नमेंट पॉलिसी है और ये बेसिकली NDPS एक्ट से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम NDPS एक्ट को भी देखेंगे जो कि ड्रग्स की जो स्मगलिंग है उसको टैकल करने के लिए बनता है। सेकंड टॉपिक हमने जो देखना है वो है आचार्य विनोबा भावे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने इनको रिसेंटली श्रद्धांजलि दी थी। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है या फिर डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी होने के रिगार्डिंग इनकी लाइफ से कोई सवाल आ सकता है या फिर इनकी जो बुक्स हैं उनमें से कोई सवाल पूछा जा सकता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन गियर बॉक्स की। तो अगेन जैसा मैंने आपको बताया, GS2 ऑपरेशन गियर बॉक्स आएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस के अंदर। तो ये किसने स्टार्ट किया? ये किया है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से डिपार्टमेंट ने या कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे डायरेक्टोरेट ने स्टार्ट किया है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। एंड ऑपरेशन का नाम है गियर बॉक्स। इसका मीन जो मकसद है वो है कि हीरोइन यानी कि ड्रग्स की जो स्मगलिंग है उसको रोकना। और इन्होंने इस ऑपरेशन के चलते लगभग 39.5 kg जो कॉन्ट्राबैंड है, कॉन्ट्राबैंड का मतलब इलीगल गुड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्मगल ड्रग्स। तो कोई भी अगर इलीगली अब किसी देश में गुड्स ले जाते हैं तो उसे कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लॉ इसका मतलब होता है स्मगल्ड गुड्स या फिर स्मगल्ड ड्रग्स। तो स्मगल्ड ड्रग्स जो हैं सीज किए गए हैं कोलकाता की पोर्ट के अंदर। जो हीरोइन है उसको एग्जामिन किया गया था एज पर NDPS एक्ट। तो आपको पता है कोई भी ड्रग्स अगर हम पकड़ते हैं तो NDPS एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाके हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो विद इन द रेंज ऑफ NDPS एक्ट हमें कार्रवाई करनी होती है, उसी तरीके से सील्स वगैरह भी करनी होती है। अच्छा, अब अगर बात करें हम इस ऑपरेशन का नाम गियर बॉक्स ही क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो गियर बॉक्सेस के अंदर ही ड्रग्स को जो है छुपा लाते थे। तो जो भी गियर बॉक्सेस हैं, ओल्ड गियर बॉक्सेस हैं, उनके अंदर से चीज़ें छोटे बड़े पार्ट्स निकाल के उसके अंदर पैकेट्स के अंदर ग्लव्स जो पैकेट्स हैं प्लास्टिक के उनके अंदर ड्रग्स डाल के उसको प्लेस कर देते थे और उसके बाद उसको रीफिट कर देते थे। तो पता ही नहीं चलता था कि इन गियर्स के अंदर कहीं ना कहीं जो है ड्रग्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो इस तरीके से 40 kg के करीब जो ड्रग्स हैं वो पकड़े गए हैं कोलकाता पोर्ट पे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये गियर बॉक्सेस होते थे इनको भी जंक की तरह भेजा जाता था। मतलब कि जो मेटल स्क्रैप होता है आपका, तो शिप्स के ज़रिए वो दूसरी कंट्री में जाता है जहाँ पे उसको रिसाइकिल करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उनके थ्रू इसको जो है भेजा जाता था। तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता था क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट भी नहीं है। तो स्क्रैप के अंदर आ रही है कोई चीज़ और स्क्रैप के अंदर गियर बॉक्सेस दिख रहे हैं और गियर बॉक्स के अंदर है तो अननोटिस चला जाता था और इस तरह से करोड़ों रुपए की ड्रग्स की जो स्मगलिंग है वो की जा रही थी। अब अगर हम NDPS एक्ट की बात करते हैं तो 1985 के अंदर इसको बनाया गया था और ये प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कंजम्पशन किसी भी तरह की नारकोटिक या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की जो है बैन करता है। तो आप देख रहे हो बहुत ही वाइड इसका एम्बिट है क्योंकि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोजेशन, सेल, परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज ये सब कुछ इसके अंदर बैंड है। और इंडिया के पास कोई भी नारकोटिक से रिलेटेड एक्ट नहीं था बिफोर 1985। तो इन्होंने इतना कुछ डिटेल में इसलिए बनाया क्योंकि आपको पता है कि भांग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लेकिन भांग इलीगल नहीं होती, जबकि प्लांट का जो सोर्स है वो सेम है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भांग जो है वो लीव्स से बनती है। लीव्स NDPS के परव्यू में नहीं आती हैं, लेकिन जो स्टेम है या जो रेजिन्स है जिससे कि बाकी के ड्रग्स जो हैं वो बनाए जाते हैं वो NDPS के परव्यू में आते हैं। तो स्टेम या फिर रेजिन्स जिससे बाकी ड्रग्स बनते हैं वो NDPS एक्ट के अंदर आते हैं, लेकिन लीव्स नहीं आती। इसीलिए जो भांग वाले लोग हैं वो बच जाते हैं, राइट। तो ये बहुत टेक्निकल और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा कट एंड ड्राइड सब्जेक्ट इसको बनाया गया है। अच्छा, ये एक्ट हमारे लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी ज़रूरी है क्योंकि इंडियन इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ की हुई हैं रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशंस हैं अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज। तो उन सबको ऑनर करने के लिए भी हमें इस तरह का एक्ट जो है वो बनाना और उसकी पालना अच्छे से करना ज़रूरी था, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है उसका नाम ज़रूरी है, वो है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये मेन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस एक्ट के अंदर जो है वो बनाई जाती है और ये नेशनल लेवल पे जो है काम करती है और अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी काम करती है।
अब अगर हम बात करते हैं और कौन से मेजर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं या नहीं लिए या ले सकती है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट वन बीइंग NCORD। ये क्या है? नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो बेसिकली जो भी आपका डायरेक्टर जनरल होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, उसका काम कोऑर्डिनेशन का भी होगा। तो कोऑर्डिनेशन के लिए नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए गए हैं ताकि सारी अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, पुलिस हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, उनसे जो है चीज़ें लेके बात करके इन्फॉर्मेशन ले करके ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद हमें फंड्स की ज़रूरत होगी, तो इसलिए नेशनल लेवल पे एक नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ हो गया, जिससे कि जो भी पैसा इकट्ठा होगा आपका उसको जो है रिहेबिलिटेशन में लोगों की लगाया जाएगा। उसके बाद आपको ये जो सारा का सारा आप लोगों को पकड़ोगे, ऑफेंडर्स को पकड़ोगे, ऑफेंसेस को पकड़ोगे, ड्रग्स को पकड़ोगे, तो इनका एक ऑनलाइन डाटाबेस भी होना चाहिए। तो SIMS सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर सारा का सारा कंप्लीट डाटा ऑनलाइन इंक्लूडिंग ड्रग ऑफेंसेस और ड्रग्स के साथ पकड़े गए ऑफेंडर्स, वो सारा का सारा आता है। तो ये 3 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने वर्क किया भी है, लेकिन इसको और ज़्यादा इम्प्रूव अगर हम करते हैं तो हम काफ़ी आगे अच्छी जो है पकड़ इन लोगों पे पकड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है विनोदा भावे। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री ने कुछ ट्रिब्यूट्स पे की थी आचार्य विनोदा भावे को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 11 सितंबर को, इसीलिए ये PIB में कवर हुआ है। ओरिजिनल नाम की बात करें तो इनका नाम विनायक नाराभाई भावे था और ये 1895 के अंदर महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। इनकी डेथ भी महाराष्ट्र के अंदर ही हुई थी। इन्होंने बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ा है, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस को पढ़ा है और संस्कृत में भी ये स्कॉलर थे। और इनका कहना था कि कन्नड़ जो है वो ऐसी भाषा है जो कि क्वीन ऑफ वर्ल्ड स्क्रिप्ट जो है वो कहा जा सकता है। तो विश्व लिपिगला रानी, यानी कि वो बेस्ट लिपि है, बेस्ट स्क्रिप्ट है वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज के लिए। इनको इंडिया का नेशनल टीचर भी माना जाता है। इन्होंने रिलीजियस वर्क और क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड वर्क, वो सारी चीज़ें भी की थी और थ्रू आउट लाइफ ये एक ब्रह्मचारी रहे थे। अब अगर हम इनकी बुक्स की बात करें जो कि आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क ऑफ या इज़ अ वर्क ऑफ करके आपको स्टेटमेंट आ सकती है, तो वो है द एसेंस ऑफ कुरान, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग्स, थॉट्स ऑन एजुकेशन, स्वराज राष्ट्र, गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति और द थर्ड पावर। तो ये बुक्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, आपको प्रीलिम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इनका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सोशल वर्क, तो भूदान मूवमेंट जब आई थी जिसके अंदर कहा जा रहा था कि लैंड को डोनेट करो ताकि लैंडलेस जो ओनर्स हैं, लैंडलेस जो वर्कर्स हैं, उनको कल्टीवेशन के लिए ज़मीन मिले, तो वो उसके अंदर इनका बड़ा योगदान था। इसके अलावा ग्राम दान एक आई थी कि पूरे के पूरे विलेजेस को जो है वो डोनेशंस की जाए और 1000 से ज़्यादा जो विलेजेस हैं वो इनको डोनेशन के थ्रू मिले थे। इसके अलावा ब्रह्म विद्या मंदिर, जिसमें ये वुमेन को इंडिपेंडेंट और एम्पावर करने की कोशिश करते थे। गांधी जी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से फूड प्रोडक्शन करो, सोशल जस्टिस की बात करो और उनको बेसिकली कुछ ना कुछ स्किल सिखाओ जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो सकें। इसके अलावा सर्वोदय मूवमेंट जो अगेन आपको प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो सर्वोदय मूवमेंट क्या थी? सर्व मीनिंग वन एंड ऑल एंड उदय का मीनिंग वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट, यानी कि यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, सबका विकास की बात जो है, जो अब हम देखते हैं सबका विकास सबका साथ, तो सबके विकास की बात जो है ये लेकर आए थे। साथ ही साथ इंडिपेंडेंस की जर्नी में क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था और इनको फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही भी गांधी जी ने घोषित किया था। तो गांधी जी ने फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही घोषित किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा पार्ट था। सो दिस वाज ऑल फॉर विनोदा भावे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज PIB एनालिसिस। 2 ही हमारे पास आर्टिकल्स थे जो आपको याद करने हैं। सो अगर आप कभी भी UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाएगी और लाइट के अंदर अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या एकेडमिक्स से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।